मिसकंसेप्शंस बहुत हैं। लोगों का ख्याल है कि हम कोई क्रैश डाइट करेंगे तो शायद हम जल्दी दुबले हो जाएंगे। हर चीज़ को छोड़ना हल नहीं है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो मेडिसिन पे हैं या इंसुलिन पे हैं, वो खुद से ऐसी कोई प्लान या ऐसा फॉलो ना करें जब तक वो अपने रजिस्टर्ड डाइटिशियन से या मॉलिज से मशवरा नहीं करें, क्योंकि वो फिर उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। हो सकता है अगर वो इतना लंबा फास्ट कर लेंगे तो वो हाइपो में चले जाएं, उनका शुगर लेवल बहुत लो हो जाए। जैसे बिस्किट, हम बिल्कुल उसको हल्की ग़िज़ा समझते हैं, यानी कि इसको खाएंगे तो ये हल्की है, तो कुछ बस थोड़ा सा हमारा पेट भरने के लिए होती है। बट उसकी जब मैंने फैक्ट्स पढ़ी तो उसमें 450 कैलोरीज थी प्लस 21 ग्राम शुगर थी। शुगर वैसे ही हमें कम लेनी चाहिए। जैसे हमारी टोटल जो कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एग्जांपल 60% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका भी 5% हमें शुगर से लेना चाहिए, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं। लोगों को फूड लेवल पढ़ना नहीं आता। बहुत से लोग शुगर फ्री जूस समझ के पीते हैं। इवन शुगर पेशेंट्स को भी मैंने देखा है कि वो पी रहे होते हैं कि जी शुगर फ्री है। शुगर होती है उन जूसेस में, उस पर से नो एडेड शुगर लिखा होता है, लेकिन बाकी शुगर तो होती है। ट्रांस फैट एक मोलेक किस्म की जो चिकनाई है, आर्टिफिशियल बनस्पति जो घी जिसको बोलते हैं, वो भी आपकी बॉडी को जाके बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है पैक्ड फूड में। रमज़ान में तो एक कहते हैं ना, इतना ज़बरदस्त मौका मिलता है हमें, इससे आप यकीन करें इतनी बीमारियों से, गट की स्पेशली जो बीमारियां होती हैं, अगर आप फास्ट करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम रेस्ट देते हैं अपने स्टमक को, वरना हम हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने अब पाकिस्तान में देखा, हमारा कल्चर ये है कि सारा दिन बड़ा अच्छा हमारा चलता है, लेकिन फिर जब फास्ट ब्रेक करते हैं हम इफ्तार पे, वो हम कसर पूरी कर लेते हैं। तो हम जो तली हुई चीज़ें, हमारी तली हुई चीज़ों का बगैर इफ्तार नहीं होता, जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। अगर लोग अपना पहले और बाद में शायद टेस्ट कराएं तो उनको पता चल जाएगा कि उनका चिकनाई या ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में बड़ा फ़र्क आ गया, क्योंकि इतनी हम तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और वज़न अलग बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीद के एक नए एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिस तरह हमने हेल्थ को फोकस किया और हमने मेंटल हेल्थ पर एक एपिसोड किया, हार्ट इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर जो हमारे स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर, उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया। ओवरऑल हम अगर अपनी हेल्थ देखें तो वो हमारे खानों के साथ जुड़ी होती है। तो हमें क्या चीज़ कितनी लेनी चाहिए और कितनी हमें प्रोटीन, कितनी कैलोरीज़ इस इंसान को ज़रूरत होती है, तो ये हमें देखना पड़ता है अगर हम अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज जो हमारे पास मेहमान मौजूद हैं वो है लेफ्टिनेंट कमांडर राबिया अनवर, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और उनका इस चीज़ में एक्सपीरियंस भी है। तो मैम, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस पॉडकास्ट में। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन बता दें। जी मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर राबिया अनवर है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और मेरा काफ़ी हॉस्पिटल का बहुत 23 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो है मैंने एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी डायबिटीज़ का एक प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया था, उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स सोसाइटी है, विच इज़ दी ओनली नेशनल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, में उसकी इस वक्त प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा मैम, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि एक इंसान के जिस्म को कितनी प्रोटीन, कितनी कैलोरीज, कितनी शुगर की ज़रूरत होती है, और एक आम इंसान इन चीज़ों में फंस जाता है। तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर दें। जी, ये आम एक लोगों के लिए तो एक ज़रा समझ से ज़रा, अब तो खैर अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, लेकिन हर एक को नहीं पता होता कि कितनी प्रोटीन है क्या, या जो कार्बोहाइड्रेट जिसको नशास्ता बोलते हैं वो क्या है। तो हमने एक तरह से उनको ब्रेक डाउन किया हुआ है। अगर हम न्यूट्रिशनिस्ट की लैंग्वेज में कहें तो उस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है रोज़ाना, तो उसका 60% हिस्सा जो रोज़ाना आप इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी कैलोरीज, उसका 60%, 55 से 60% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए, जो कि ब्रेड ग्रुप है। उसमें चावल, रोटी, सीरियल्स जो होते हैं, अनाज होते हैं, वो आ जाते हैं। अ, दाल, किसी हद तक दालें भी उसमें आ जाती हैं। इसके अलावा जो बाकी का 30% हिस्सा जो है वो हम फैट से लेते हैं। सही है। फैट में चिकनाई है, उसमें तेल भी है, मलाई भी है, दूध की मलाई भी हो सकती है, थोड़ा बहुत घी भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें चिकनाई से आती हैं, 30% हिस्सा, और बाकी का जो 20% या 15 से 20% हिस्सा वो प्रोटीन से होना चाहिए।
जिसमें गोश्त, दाल, अंडा, दूध वगैरह आता है। तो इस तरह से है। तो हम फिर अपने जो पेशेंट्स को हैं या क्लाइंट्स को वो गाइड करते हैं। अब एक ज़माने में उन ग्राम्स और इस तरह से बताया जाता था, लेकिन उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है कि इस तरह से देखें। तो अब बड़ा आसानी कर दी है ओवरऑल जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं। पहले तो एक पिरामिड आता था, जिसके ऊपर में जो था ना वो फैट होता था, मतलब कम सबसे कम मिकदार में हमें चिकनाई लेनी है। उसके बाद फिर हमने गोश्त वाली चीज़ें लेनी है, और फिर दूध वाली चीज़ें, फिर हमने सब्जियां और फल, और नीचे जो था नशास्ता, मतलब 60% जो था या कार्बोहाइड्रेट वो होता था। और वो सर्विंग साइज होते थे। सर्विंग साइज का मतलब होता है कि एक खास मिकदार में को एक सर्विंग साइज बोलते हैं। जैसे एक प्याली दूध को एक सर्विंग साइज बोलते हैं दूध की, एक अंडे को एक सर्विंग साइज बोलते हैं प्रोटीन का। इसी तरह से जो उसका सर्विंग साइज है गोश्त का, वो है जैसे 3 आउंस गोश्त जो है या 90 ग्राम होता है, वो एक सर्विंग साइज कहलाता है। तो उसमें सर्विंग साइज लिखे होते हैं कि जी गोश्त आप 2 से 3 सर्विंग साइज रोज ले सकते हैं। जो दूध है वो 2 से 3 कप रोज ले सकते हैं, दूध या दही। इसी तरह से जो सब्जियां हैं वो आपने 6 से 7 रोजाना लेनी है, पकी या कच्ची सब्जियां। और 9 से 11 सर्विंग्स जो हैं आपने नशास्ता या कार्बोहाइड्रेट की लेनी है। तो वो लोगों को फॉलो करना आसान होता था। अब उसमें भी कुछ लोगों को था वो भी ऑब्सोलीट हो गया। अब एक नया सिलसिला आ गया जो कि माई प्लेट कहलाता है। उसमें यह है कि अगर आपके सामने आपकी प्लेट है तो उसके हिसाब से अगर आप खाएंगे तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। अगर एक डिनर प्लेट है, बड़ी प्लेट है, तो उसका 1/4 हिस्सा है उसमें आप चावल या रोटी वाली चीज़ डालेंगे। 1/4 हिस्से में आप प्रोटीन डालेंगे, जिसमें दाल, अंडा या गोश्त वगैरह, फलियां, दालें, सब कुछ हो सकता है। और जो आधी बाकी की रिमेनिंग प्लेट है उसमें आप कच्ची और पक्की सब्जी दोनों इस्तेमाल कर सकते ये हैं। हर जैसे सर्विंग की बात करिए। हर मील में आप इस तरह से अगर करेंगे। और जो साथ में है जैसे पानी होना चाहिए। बहुत अच्छा बात, यहाँ पानी या दूध ये ले सकते हैं बेवरेज के तौर पे, लिक्विड के तौर पे। जैसे नाश्ते में दूध ले सकते हैं, या फिर दोपहर के खाने में पानी ले लें, रात के खाने में साथ में पानी ले लें। इस तरह से आप इस्तेमाल करें। तो ये भी एक तरीका है कि हर हर खाने को आप बैलेंस करके आप खा सकते हैं। ये तो आपने एक मेरे नॉलेज में भी इजाफा किया कि लोग अक्सर कहते हैं कि आपने ना रोटियां छोड़ देनी है, ब्रेड की तरफ नहीं जाना। तो वो कहते हैं बस आपने सलाद खाना है, इसी रूटीन को लेके चलना है। जी जी। एक तो तो वो मिसकंसेप्शंस बहुत हैं। लोगों का ख्याल है कि हम कोई क्रैश डाइट करेंगे तो शायद हम जल्दी दुबले हो जाएंगे, अगर वज़न कम करने की बात आप कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ में हर चीज़ को छोड़ना जो हल नहीं है। उसको बैलेंस तरीके से अगर आप लेके चलें, आप सिर्फ कहते हैं ना पोर्शन कंट्रोल, हम्म, सारा जो की है वो पोर्शन कंट्रोल है। आप थोड़ी रोटी खाएं, आप सलाद भी खाएं, आप गोश्त भी खाएं, आप दाल भी खाएं, हर चीज़ खाएं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके, लिमिट में लिमिट में। एक पोर्शन है उसको कंट्रोल करके खाएं। तो वजन भी कम हो जाता है और मोटापा भी नहीं होता। और इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं कि वैसे एक आम शख्स है, हम्म। उसके लिए कैलकुलेट करना किस तरह मुमकिन है? जी, बेसिकली हर एक को दरअसल एक तरह की डाइट तो हम हर एक को नहीं बता सकते, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट और है, इनकी और है, मेरी और है। तो हर जब हमारे पास कोई भी आता है, हम उसको एक जनरल गाइडलाइन दे देते हैं कि आपने सारे दिन में अगर 2000 कैलोरीज की डाइट है तो आपने सारे दिन में 1.5 से 2 रोटी खानी है। रात को कोशिश करें, अगर वजन कम करना है तो फिर हम और तरह से बताते हैं कि रात को आप आधी या एक रोटी खाएं, दोपहर में एक रोटी खा लें। वरना नॉर्मली जो जिनको वजन का मसला नहीं होता, हम उनको 2 रोटी भी बोल देते हैं। तो इस तरह से हम पोर्शन साइज के हिसाब से बताते हैं कि आपने इतना पोर्शन लेना है। एक दफा वो गाइड कर देते हैं तो फिर उनको समझ आ जाती है। ठीक है। और हम आगे कब बढ़ेंगे, क्योंकि डाइट हमारी अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो हमारे जिस्मानी जो सेहत है वो भी अच्छी जी। रहेगी, मेंटली भी हम ठीक रहेंगे। तो डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए? डायबिटीज़ का ये है कि क्योंकि ये बहुत ही लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है, बल्कि बीमारी से ज़्यादा अब हम कंडीशन इसको बोलते हैं, और ये मैनेजेबल है। तो इसमें सिर्फ डाइट का रोल नहीं है, इसमें आपका स्लीप पैटर्न, किस तरह की नींद है, स्ट्रेस लेवल कितने हैं, एक्टिविटी क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। लेकिन डाइट का ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इसमें रोल है। तो इसमें फर्स्ट जो हम एडवाइस करते हैं वो तो ये करते हैं, जो आप नशास्ता या कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं
वो होल फाइबर वाली होनी चाहिए, फाइबर उसमें ज़्यादा होना चाहिए। जैसे चक्की का आटा लें, रिफाइन आटे की बजाय। जो ब्रेड अगर आप डबल रोटी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी भूसी वाली या जो फाइबर वाली ब्रेड होती है जिसको ब्राउन ब्रेड बोलते हैं वो इस्तेमाल करें। चावल आप खा सकते हैं लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। ब्राउन राइस भी अब तो अवेलेबल है, बहुत से लोग ब्राउन राइस खाते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन आम बासमती राइस भी आप खा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल क्वांटिटी में खाए जा सकते हैं। छिलके वाली दालें खाएं। हर खाने के साथ सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा खाएं। तो इस तरह से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। चिकनाई में कम कम चिकनाई और हेल्दी वाली चिकनाई जिसमें कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल आ जाता है वो ज़्यादा बेहतर है। और बहुत ज़्यादा जो है जैसे दूध का इस्तेमाल से भी शुगर बढ़ती है, तो लिमिटेड अमाउंट में दूध और दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, गोश्त भी लिमिटेड अमाउंट में खाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर मतलब शुगर कंट्रोल हो सकती है। दो तरह की डायबिटीज़ होती है, एक इंसुलिन वाली होती है, उसमें तो ज़्यादा थोड़ी बहुत चीनी शक्कर भी हम दे देते हैं या शहद भी हम कहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन से आप उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि या तो मोटापे की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से होती है, उसमें हम मना करते हैं कि इस तरह की ज़्यादा मीठे या मुरगन चीज़ें या बेकरी की अशिया या जूसेस, जैसे बेकरी के जूस हैं, इवन फ्रेश फ्रूट जूसेस भी हम अलाउ नहीं करते। तो हम कोशिश कर उनको यही कहते हैं कि आप पूरा फल खा लें बजाय कि आप जूस पिएं। लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि शुगर में अगर आपको क्योर करनी है अपनी, तो फिर आपको मीठी चीज़ें नहीं खानी। नहीं, ये बहुत बल्कि मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो वो बेचारे पहले जैसे ही उनका आप मीठा बंद करो ना, इवन वेट लॉस के लिए, तो कहते हैं जी हमें चक्कर आ जाएंगे, हमें कमज़ोरी हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो मीठे ना खाने से सिर्फ शक्कर होती है, ना मीठा बंद करने से शुगर कंट्रोल हो जाती है। आप जो रोटी है उसके अंदर भी वो भी शुगर बन जाती है बॉडी में जाके। आप जो दूध पी रहे हैं वो भी शुगर बन जाएगा, आप जो फल खा रहे हैं वो भी शुगर बन जाएगा, आप जो सब्जी खा रहे हैं वो भी शुगर बन जाएगी। तो अल्टीमेटली ये बॉडी में जाके सबने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है। तो खाली लेकिन ये ज़रूर है कि जो मीठी चीज़ें हैं, जैसे बिल्कुल शुगर है या जैसे शहद है, ये इंस्टेंट है, इसको बॉडी देर नहीं लगाती, एकदम से ब्लड में जाता है और स्पाइक्स ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं लिमिटेड कर दें या कंट्रोल करें। और हम फाइबर वाली चीज़ें बताते हैं क्योंकि फाइबर रोकता है शुगर बनने से। तो वो जो फाइबर वाले आप रोटी खाएंगे वो इतनी जल्दी शुगर नहीं में कन्वर्ट नहीं होगी जितनी आपकी वाइट आटे की रोटी कन्वर्ट होगी। तो ये फ़र्क है। और एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, बीच में उन्होंने कहा था कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको अपनी रूटीन इस तरह करनी चाहिए कि नाश्ता लेट करें और बीच में भी काफ़ी गैप दें अपने खाने के दौरान में, यानी उनकी फास्टिंग बहुत होनी चाहिए। नहीं, ऐसा बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन ऐसा कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है नहीं। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़ी पॉपुलर हो रही है कि ये कंट्रोल करती है, लेकिन उसके हिसाब से भी कहते हैं ना, आप हमेशा खुद से कुछ नहीं करना चाहिए, अपने नॉलेज के मशवरे से, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो मेडिसिन पे हैं या इंसुलिन पे हैं, वो खुद से ऐसी कोई प्लान या ऐसा फॉलो ना करें जब तक वो अपने रजिस्टर्ड डाइटिशियन से या नॉलेज से वो मशवरा नहीं करें, क्योंकि वो फिर उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। उनकी मेडिकेशन भी, उनका टाइम भी हो सकता है अगर वो इतना लंबा फास्ट कर लेंगे तो वो हाइपो में चले जाएँ, उनका शुगर लेवल बहुत लो हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं ये भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मैं रिसेंटली जब मुझे इन चीज़ों का पता चला, मैंने इसके ऊपर थोड़ी-सी रिसर्च की। मुझे पता चला कि मैंने काउंट की 1900 समथिंग मेरी कैलोरीज़ मुझे दिन भर में ज़रूरत होती है। लेकिन हम कुछ चीज़ें हैं जैसे बिस्किट, एक हम बिल्कुल उसको हल्की ग़िज़ा समझते हैं, यानी कि इसको खाएँगे तो ये हल्की है, तो कुछ बस थोड़ा-सा हमारा पेट भरने के लिए होती है। बट उसकी जब मैंने फैक्ट्स पढ़ी तो उसमें 450 कैलोरीज़ थी, प्लस 21 ग्राम शुगर थी, आई थिंक 25। इसकी सर्विंग्स होती है, जैसे एक सर्विंग्स जो होती है ना बिस्किट की, वो 2 से 3 बिस्किट होते हैं। हुँ। हाँ, तो उतने में इतनी आपकी शुगर चली जाती है आपको। 21 ग्राम शुगर वैसे ही हमें कम लेनी चाहिए। जैसे हमारी टोटल जो कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 60% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका भी 5% हमें शुगर से लेना चाहिए। लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं। तो वही वाली बात है, लोगों को फूड लेवल पढ़ना नहीं आता। तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी आप बाहर से चीज़ लेते हैं
उसका लेबल अगर है पीछे जो फूड फैक्ट्स न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिए हैं वो ज़रूर पढ़ें। बहुत से लोग शुगर फ्री जूस समझ के पीते हैं और इवन शुगर पेशेंट्स को भी मैंने देखा है कि वो पी रहे होते हैं कि जी शुगर फ्री है, लेकिन उसमें शुगर होती है उन जूसेस में, उसमें से नो एडेड शुगर लिखा होता है लेकिन बाकी शुगर तो होती है। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ों में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ट्रांस फैट एक एक और जो है बहुत ही मोहल्ले किस्म की जो चिकनाई है, जो कि आर्टिफिशियल वो है बनस्पति जो घी जिसको बोलते हैं, वो भी आपकी बॉडी को जाके बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है पैक्ड फूड में, तो वो भी आपको देखना चाहिए कि ट्रांस फैट तो नहीं है। वैसे मुझे भी थोड़ा-सा इसको पढ़ने का इसलिए मौका मिला क्योंकि मेरी वालदा को भी ये डायबिटिक वो पेशेंट हैं। तो उसके बाद मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ी। जैसे हम भी जाते हैं ना कहीं पे कुछ चीज़ लेने, तो हम ये देखते हैं कि यार हम अपने लिए मीठी चीज़ ले रहे हैं, तो वालदा के लिए चलो हम शुगर फ्री कोई बिस्किट ले लिया या फिर इवन कोई मिठाइयाँ भी आजकल शुगर फ्री आ रही हैं। लेकिन कोई पता नहीं वो है भी कि नहीं। हाँ, ये इश्यू है। तो अच्छा हम आगे बढ़ते हैं और इसके अभी आ रहे हैं रमज़ान और रमज़ान में तो हमारी रूटीन थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, कुछ लोग खाना कम कर देते हैं। तो रमज़ान में हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए? ये रमज़ान में तो एक कहते हैं ना इतना ज़बरदस्त मौका मिलता है हमें। एक तो हम अपनी बॉडी को समझे डिटॉक्सिफाई करें, क्लिन्स कर लें। क्लिनजिंग का एक अल्लाह मियाँ ने बड़ा अच्छा एक मौका दिया हुआ है और इससे आप यकीन करें इतनी बीमारियों से गट की स्पेशली जो बीमारियां होती हैं, अगर आप फास्ट करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम रेस्ट देते हैं अपने स्टमक को, हुँ, वरना हम हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो जब आप रेस्ट देते हैं तो आप बहुत सी अपने जो है ना स्टमक को मौका देते हैं कि वो अपने रिवाइव अपने आप को करें या वो बेहतर हो। तो लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने अब पाकिस्तान में देखा, हमारा कल्चर ये है कि सारा दिन बड़ा अच्छा हमारा चलता है, लेकिन फिर जब फास्ट ब्रेक करते हैं हम इफ्तार पे, वो हम कसर पूरी कर लेते हैं। तो हम जो तली हुई चीज़ें, हम हमारी तली हुई चीज़ों का बगैर इफ्तार नहीं होता, जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। अगर लोग अपना पहले और बाद में शायद टेस्ट कराएं तो उनको पता चल जाएगा कि उनका जो है चिकनाई या ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में बड़ा फ़र्क आ, क्योंकि इतनी हम तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और वज़न अलग बढ़ जाता है। तो देखें, अगर तो आप देखा जाए तो जो सहर का टाइम है उसमें किसी हद तक पराठा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका रोज़ा बहुत लंबा है, जैसे यहाँ पे 16-17 घंटे का रोज़ा भी हुँ। होता है, तो जब चिकनाई आप डालते हैं अपनी डाइट में तो वो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो कर देती है, तो आपका पेट इतनी जल्दी खाली नहीं होता। तो वो पराठा आप खा सकते हैं किसी हद तक, लेकिन बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल करके ना खाएं, आप ऑयल के साथ खा लें, या फिर आप एक लिमिटेड एक पराठे के साथ फिर आप कोई अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन भी आपका पेट भरा रखता है। और साथ में दही ज़रूर इस्तेमाल करें, प्यास नहीं लगती। और कोई फल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह का कर सकते, लेकिन बहुत से लोग पराठा इस्तेमाल नहीं पसंद करते, मेरे घर में नहीं पसंद करते, तो हम सादी रोटी खाते हैं। तो जैसे आम सादी रोटी वो भी खाई जा सकती है किसी भी कीमे के साथ या अंडे के साथ, या इवन कोई सब्जी दाल के साथ भी खाई जा सकती है, लेकिन दही ज़रूर इस्तेमाल करें, दही फ़ायदेमंद है। और कोई अगर फल या लस्सी की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप साथ में बाज़ लोगों को आदत होती है चाय की, क्योंकि वो कैफ़ीन से विड्रॉल जब होता है तो उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, तो जो लोग चाय पीना चाहते हैं वो चाय भी पी सकते हैं। तो इस तरह से सहर आपने कर लिया। उसके बाद जो इफ्तार का टाइम है उसमें तरीका यही होना चाहिए कि पहले एक खजूर के साथ आप इफ्तार करें और कोई रिफ्रेशिंग आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम कोई बहुत ही शुगर वाली चीज़ इस्तेमाल करें। नींबू पानी बहुत अच्छा है, पुदीने के साथ नींबू पानी बन सकता है, सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग दूध के साथ, वो बादाम वाला दूध होता है, इस तरह की चीज़ों के साथ आप, वो हेल्दी है वो आप कर सकते हैं। वाटरमेलन जैसे एक तरबूज आ जाता है, उसका अपना एक स्लश बन जाता है, वो बड़ा मज़ेदार किस्म का, आप उसका ड्रिंक बना के पी सकते हैं। या फिर आप कोई भी जैसे है डिफरेंट योगर्ट के अंदर, दही के अंदर कोई फ्रूट को ब्लेंड करके उसकी स्मूदी बना के वो भी पी सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। यूजुअली ज़्यादातर लोग जो हैं
अच्छा तो यह है कि पानी से इफ्तार करें, लेकिन लोगों को होता है कि कुछ ना कुछ मीठा हो, तो ज़्यादा शुगरी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए ज़रा, और अगर करें भी तो 1 ग्लास से ज़्यादा नहीं करें। और और उसके बाद फिर हम तलने पर स्टार्ट होते हैं समोसे, पकौड़े। ये तो उसके बगैर तो रमज़ान तो लगता ही नहीं लगता। कोशिश करें कि पहले तो हल्का इफ्तार करें, उसके बाद अपनी इबादत करें जो भी करके, उसके बाद हल्का-सा अगर कोई खाना खाना चाहे तो आप खा सकते हैं 1 रोटी के साथ। और जिन्होंने वेट लॉस करना है फिर उनको मैं यही कहती हूँ कि आप फिर फ्राइड चीज़ें बिल्कुल मना कर दें, नहीं खाएँ, और सीधा खजूर के बाद आप जैसे फ्रूट चाट या चना चाट, इस तरह की चीज़, दही बड़े, इस तरह की चीज़ें इफ्तार करें। और रात को भी जो रोटी के बजाय खाली जैसे कोई टिक्का या कोई कबाब या कोई खाली प्रोटीन वाली चीज़ ले लें तो आपका वेट लॉस बड़ा अच्छा हो जाता है। और बाज़ लोगों की रूटीन तो ज़्यादातर चनों की तो होती है। हाँ जी, चने और फ्रूट चाट तो बनते हैं हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन हमारी जलेबियाँ भी आती हैं, और फिर हमारे यहाँ समोसे। अच्छा, समोसा और पकौड़े में आजकल तो एयर फ्रायर भी आ गया ना, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और एयर फ्रायर ना भी हो तो आप आम ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। चले अगर तला हुआ भी खा रहे हैं, अगर आप एक छोटा समोसा या 2 पकौड़े खा लेते हैं तो कोई जायका नहीं है, लेकिन हम लोग तो फिर पूरी प्लेट खाते हैं ना, वो गलत है। यानी लिमिट के साथ एक चले। लिमिट के साथ अगर आप कोई एक फ्राइड आइटम रख लें, बाकी आप चना चाट, फ्रूट चाट, दही बड़ा, इस तरह की चीज़ें रख लें तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर बेहलक फिर हम हर चीज़ खाते हैं, वो गलत है। फिर उसके बाद क्या होता है, एसिडिटी होगी। बहुत से लोगों को वो डकारें, और फिर इबादत करना, एक नमाज़ मुश्किल। पढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत सी चीज़ें वो गैस भी करती हैं, आपको पता है पकौड़ों में बेसन होता है, गैस करता है। तो वो भी मसला मसाइल होता है, ब्लोटिंग हो जाती है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप हेल्दी खाएँ। और बहुत से लोग तो जो सीधा खाने से भी स्टार्ट करते हैं, तो अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस होती है। लेकिन क्योंकि एक फेस्टिव मंथ है, पूरे साल के बाद आता है, तो लोग कोई एहतमाम करके खाना चाहते हैं। तो उसमें हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, उसमें सैंडविचेस भी बन सकते हैं, उसमें बीन्स के साथ कोई अच्छी-सी मिक्स फ्रूट और उसकी चाट भी बन सकती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप हेल्दी बना के खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं तली हुई खाएँ। और लास्ट में मैं एक मेन कॉन्सेप्ट है, मेन चीज़ है जो हर इंसान ही चाह रहा है। आजकल जो हमारी रूटीन है ज़्यादातर जब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ जाते हैं, 9 टू 5 जॉब है, फिर आके घर सो जाना है, कोई एक्टिविटी नहीं है लाइफ़ में, और इसकी वजह से बेली फैट भी बढ़ रहा है। लोग चाहते हैं कि बेली फैट भी कम करें, कुछ लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या आप सजेस्ट करेंगी? अ, देखें, यूजुअली मैं तो यही कहती हूँ कि अगर जो वर्किंग है, लंबे वर्किंग आवर्स हैं, तो आप अच्छा नाश्ता करें, अच्छा, मतलब जो आपका पेट भरा रहे। दोपहर को आप स्नैकिंग कर लें और अर्ली डिनर कर लें, मतलब 7 बजे तक कर लें, और खाने से 4 घंटा या 5 घंटा पहले खाएँ, उसके बाद नहीं खाएँ। उसके बाद अगर खाएँ भी तो कोई कहवा या इस तरह की चीज़ ले लें। अगर ये आप करेंगे तो बेली फैट नहीं बनेगा कभी भी। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कि आखिरी मील आपने फिर सारे दिन की कसर निकाली, आपने 2 से 3 रोटियाँ खा लीं। आप एक ही रोटी इस्तेमाल करें और बाकी आप सलाद-वलाद खाएँ, इस तरह की चीज़ें खाएँ, तो फिर कभी भी नहीं होगा बेली फैट। और एक्टिविटी ज़रूरी है, आप अगर उम, मतलब लेट नाइट भी आप कर सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग अगर कर सकते हैं वॉक, तो बहुत अच्छा है, लेकिन वॉक मस्ट है। ठीक है। और आखिर में कोई आप व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम वगैरह देना चाहें? जी, मैं ये कहती हूँ, अल्लाह मियाँ ने हमें ज़िंदगी एक ही दफ़ा दी है, तो हमें इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ़ पे बहुत फ़ोकस होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम खाने की मोहब्बत में इतना ज़्यादा खाना खा लें कि वो हमारे लिए किसी बीमारी का बायस बन जाए, तो एक दफ़ा अगर हम बीमार हो जाएँ, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो या शुगर हो, तो फिर आप एक तरह से उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बहुत ख़राब हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि खाना को ज़रूर खाएँ, लेकिन खाना हमेशा ज़िंदा रहने के लिए खाएँ और सेहत अपनी कायम करने के लिए खाएँ, सिर्फ़ उसके जायके पे नहीं जाएँ। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, और उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी बातें हैं, जो आपकी सजेशंस हैं, एडवाइस हैं, उनसे बहुत सारे लोगों को सीखने का भी मौका मिलेगा। तो इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट से मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह हमारी जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।